यह कहानी उस समय की है जब राजाओं की तलवारें सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि अपने धर्म और मान सम्मान के लिए उठती थीं। जब हिंदुस्तान की हर मिट्टी में शपथ की गंध थी और हर किला अपनी दीवारों पर जख्म लेकर भी अडिग खड़ा था। ये वह दौर था जब लुटेरे की सल्तनत अपने चरम पर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ों में नहीं बल्कि सनातन के सीने में थी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1678 की 28 नवंबर को मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह ने काबुल के पास जमरूद में अंतिम सांस ली। उनके देहांत की सूचना शीघ्र ही औरंगजेब और अन्य भारतीय शासकों तक पहुंचा दी गई। महाराजा की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को सीधे मुगल सल्तनत में मिलाने का निश्चय किया। इसके लिए औरंगजेब स्वयं अजमेर पहुंचा और वहीं से मारवाड़ की घेराबंदी की निगरानी करने लगा। जोधपुर सहित अन्य स्थानों पर कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ और धीरे धीरे पूरा मारवाड़ मुगल शासन के अधीन आ गया। इस स्थिति ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को सतर्क कर दिया। औरंगजेब का उद्देश्य अब राठौड़ों की शक्ति को कुचलना था, वह शक्ति जिसने धर्मत के मैदान में उसके खिलाफ तलवार उठाई थी। इस बार केवल राजनीतिक नहीं, धार्मिक दमन का भी प्रयास हुआ। औरंगजेब ने न केवल राठौड़ उत्तराधिकारी जो कि अजित सिंह थे को उनकी गद्दी से वंचित किया, बल्कि उन्हें उनके धर्म से भी दूर करने की योजना बनाई। मेवाड़ की सीमाएं मारवाड़ से जुड़ी होने के कारण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को औरंगजेब के हमले की आशंका थी, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए जरूरी तैयारियां कर लीं। 4 जनवरी 1679 को महाराणा राज सिंह ने उत्तरी सीमा की रक्षा हेतु 5000 सैनिकों के साथ सेनापति सनवाल दास को भेज दिया था। हालांकि मुगलों से खुलकर दुश्मनी की स्थिति पैदा न हो, इसलिए महाराणा राज सिंह ने तत्काल कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं की और घटनाक्रम का इंतजार किया। औरंगजेब महाराणा राज सिंह को निष्क्रिय करना चाहता था ताकि मेवाड़ महाराजा अजित सिंह को शरण या समर्थन न दे, और इसलिए मेवाड़ की वफादारी परखने के लिए औरंगजेब ने मांग की कि महाराणा राज सिंह अपना पुत्र दरबार में भेजें। सीधे युद्ध से बचने और ऊपर ऊपर अधीनता दिखाने के लिए महाराणा राज सिंह ने अपने पुत्र राजकुमार जय सिंह को औरंगजेब के दरबार में भेजा। उदयपुर से राजकुमार जय सिंह को झाला चंद्रसेन और पुरोहित गरीबदास के साथ दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में राठौड़ इंद्र सिंह जो मारवाड़ के सरदार थे भी उनसे आ मिले और 11 अप्रैल को राजकुमार को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें मोती की माला, ब्रोकेड कपड़ा, हाथी और घोड़ा भेंट स्वरूप प्रदान किए। साथ ही चंद्रसेन और गरीबदास को भी उपहार दिए गए। इसके पश्चात यह दल 29 अप्रैल को दिल्ली से लौटा। 12 मई को चाकसू होते हुए 26 मई को दल उदयपुर पहुंचा। इसी वर्ष 12 अप्रैल को औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर दोबारा लागू कर दिया। इस फैसले के खिलाफ महाराणा राज सिंह ने एक पत्र भेजकर विरोध दर्ज कराया। इस पत्र की 3 कॉपी अब तक सामने आई हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों जैसे J.N. सरकार और S.R. शर्मा का मत है कि यह पत्र वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा लिखा गया था, न कि महाराणा राज सिंह द्वारा। फिर भी इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। 1679 का वर्ष मेवाड़ के लिए गहरी अशांति और तनाव से भरा था। 12 अप्रैल को मेवाड़ के कुछ सरदारों ने मुगल इलाके पर हमला कर लूटपाट की, जिसके बाद मंडल और हृदा से भी इसी तरह की घटनाओं की सूचनाएं अजमेर पहुंची। इन हमलों से परेशान होकर मई में किशनगढ़ के मानसिंह राठौड़ को मंडल चौकी के थानेदार पद से औरंगजेब ने हटा दिया और उसकी जगह अजमेर सूबे के दीवान नूर अली को यह जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उसका भेजा गया अमीन भी राजपूतों के छापामार हमलों को रोकने में नाकाम रहा। इसके बाद 13 मई को भादू के चूंडावत विजय सिंह, फतेह सिंह और अजब सिंह ने पिठावास गांव पर अचानक धावा बोला और 8000 रुपये की लूट करके निकल गए। हालांकि मंडल की ओर उनकी बढ़त को रोक दिया गया। इस घटना की जांच मंडल के काजी ने की और एक विस्तृत रिपोर्ट अजमेर भेजी। इसके बाद 12 जून को एक मुगल अफसर नाजिम ने उदयपुर पहुंचकर रिपोर्ट भेजी कि महाराणा राज सिंह ने देबारी गेट की मरम्मत करवाई है और साथ ही
एक मंदिर की मूर्ति की ठीक कराने की बात भी बताई। महाराणा राज सिंह ने उन्हीं मूर्तियों की मरम्मत करवाई जिन्हें मुगलों ने तोड़ा था। कांकरोली में हुई इस मूर्ति भंजन की घटना से माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। इसे औरंगजेब की मूर्ति भंजन नीति से जोड़ते हुए जनता में गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ। इसी दौरान महाराणा राज सिंह ने राठौड़ राजकुमार महाराजा अजित सिंह को अपना समर्थन देते हुए उन्हें 12 गांवों की जागीर प्रदान की, जिनमें केलवा भी शामिल था। जब यह बात मुगल दरबार में खानजहां के सामने आई, तब खानजहां ने यह सूचना सीधे औरंगजेब तक पहुंचा दी। इसके जवाब में 12 जुलाई को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया और राशिद बेग, जो एक मुगल अधिकारी था, को आदेश दिया कि वह वफादार रहे और महाराजा अजित सिंह को शरण न दे। महाराणा राज सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तहव्वर खान के जरिए अपना जवाब भिजवाया। इस जवाब के साथ एक सुनहरी सजावट वाला घोड़ा, 18 खिलातें और एक कश्मीरी कढ़ाईदार शॉल तोहफों के रूप में भेजे गए, लेकिन इसके पीछे असली मंशा औरंगजेब से दूरी बनाए रखने की थी। इसी वजह से महाराणा राज सिंह अपने सरदारों को लगातार मुगल इलाकों में हलचल पैदा करने के लिए उकसाते रहे। हालात कंट्रोल से बाहर होते देख औरंगजेब स्वयं 25 सितंबर को अजमेर पहुंचा। उसके निर्देश पर तहव्वर खान ने 12 अक्टूबर को महाराणा राज सिंह को एक पत्र लिखा, जिसमें उनकी बगावती गतिविधियों को रोकने की चेतावनी दी गई। महाराणा राज सिंह ने इसका जवाब भेजा, जो 2 नवंबर को वजीर असद खान के माध्यम से अजमेर पहुंचा। हालांकि औरंगजेब ने पहले ही ठान लिया था कि महाराणा राज सिंह को दबाने के लिए फौजी कार्रवाई जरूरी है, चाहे उनका जवाब कुछ भी हो। लेकिन महाराणा राज सिंह ने झुकने का कोई संकेत नहीं दिया। औरंगजेब की मंशा थी कि महाराणा राज सिंह किसी भी रूप में राठौड़ों को मदद न दे, लेकिन उसकी यह योजना नाकाम हो गई। 1679 के अंत में जब औरंगजेब अजमेर पहुंचा, तो उसने बिना समय गवाए मेवाड़ पर चढ़ाई की योजना शुरू कर दी। 25 सितंबर को अजमेर पहुंचने के कुछ ही हफ्तों बाद 27 अक्टूबर को उसने तहव्वर खान के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी रवाना की, जिसका मुख्य उद्देश्य राठौड़ राजकुमार महाराजा अजित सिंह को कैद करना था। तहव्वर खान ने गोदावर पहुंचकर कुरावल खान की अगुवाई में एक अग्रिम दल देसूरी दर्रे की ओर भेजा, ताकि महाराणा राज सिंह के इलाके में घुसपैठ कर तबाही मचाई जा सके। लेकिन यह टुकड़ी राजपूतों के घात में फंस गई और देसूरी दर्रे संभवतः नाडलाई के पास पूरी तरह पराजित कर दी गई। इस नाकामी के बाद तहव्वर खान खुद मदद के लिए पहुंचा, लेकिन वह भी राजपूतों के प्रतिरोध के सामने टिक नहीं सका और पीछे हटकर राजनगर की ओर चला गया। इस लड़ाई का विस्तृत जिक्र राजविलास में दर्ज है, जहां बताया गया है कि घनेरा के राठौड़ गोपीनाथ और रूपानगर के सोलंकी विक्रम ने अद्भुत बहादुरी दिखाते हुए मुगल फौज को हरा दिया और उनका खजाना तक लूट लिया। इन निराशाजनक खबरों से चिंतित औरंगजेब ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। अजमेर से कूच करने से पहले उसने एक बड़ी सैन्य योजना तैयार की। दक्षिण में तैनात शहजादा मुअज्जम को उज्जैन की तरफ और बंगाल के शहजादा मोहम्मद आजम को मेवाड़ की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया गया। पश्चिम से निगरानी बनाए रखने के लिए हुसैन अली को जेतारण और सोजत में तैनात किया गया। उसकी मदद के लिए मेदतिया सुजान सिंह को जेतारण का फौजदार नियुक्त किया गया। औरंगजेब 30 नवंबर को अजमेर से रवाना हुआ और देवराई नामक स्थान पर पहुंचा, जहां वह डेरा डाले रहा। वहीं पर शहजादा अकबर उससे आ मिला, जिसे तुरंत मेवाड़ की ओर कूच करने का आदेश मिला और तहव्वर खान को उसकी अधीनता में कर दिया गया। इसके बाद औरंगजेब मंडलगढ़ पहुंचा और कुछ समय वहीं रुककर व्यवस्थाएं देखता रहा। 16 दिसंबर को शहजादा मोहम्मद आजम भी उससे आ मिला और उसे भी महाराणा राज सिंह के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस पूरी मुगल तैयारी की खबर मिलते ही महाराणा राज सिंह ने तुरंत युद्ध परिषद बुलाई। परिषद की सलाह पर उन्होंने उदयपुर छोड़ दिया और अपना खजाना, परिवार तथा अनुयायियों को लेकर नैनवाड़ा चले गए, जो उस समय जिला उदयपुर का हिस्सा था। रणनीति साफ थी, मुगलों को स्थानीय रसद से वंचित करना और उन्हें थका देना। इसलिए महाराणा राज सिंह ने सभी अहम नगरों को खाली करवाने का आदेश दिया, ताकि मुगल फौज को खाना
और दूसरे संसाधन न मिल सके। मुगलों के अधीन पूर, मंडल, रायला और हुरदा जैसे नगरों में डर का माहौल फैल गया था। मुगल अधिकारी पूरी सावधानी से काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगातार राजपूतों के अचानक होने वाले हमलों का डर बना रहता था। महाराणा राज सिंह ने युद्ध की पूरी तैयारियां कर ली थीं और इसके तहत सिंघवी दयाल दास को मंडलगढ़ इलाके की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने लूट और छापामार कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई। उनकी कार्रवाइयों की रिपोर्ट वगिया नविस ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुगल दरबार को भेजी थी। दयालदास ने नेनावा, टोड़ा और आसपास के कई नगरों को उजाड़ दिया। 30 दिसंबर तक उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मुगल अफसरों को कोई भी खाने पीने की चीज न मिल सके। बाद में अप्रैल 1680 से उन्होंने अपना ध्यान उत्तरी मालवा इलाके की तरफ लगा दिया, जहां से मुगल फौज को रसद और सिपाही मदद मिल सकती थी। यह द्वार महाराणा राज सिंह की सक्रिय प्रतिरोध नीति का अहम हिस्सा बन गया। 1680 में मेवाड़ की धरती पर युद्ध की आंच और तेज हो गई। महाराणा राज सिंह ने मुगलों के खिलाफ संगठित प्रतिरोध के लिए अपने सरदारों और राजकुमारों को रणनीतिक तौर पर तैनात कर दिया। मेदतिया सनवाल दास को बड़नौर की पहाड़ियों में डेरा डालने और मंडल से लेकर रायला तथा बड़नौर तक के पूरे इलाके की निगरानी करने का आदेश दिया गया। सनवाल दास ने 9 जनवरी को रायला, 23 मार्च को करेडास और उसके बाद पूर्व दूसरे इलाकों में लूटपाट की कार्रवाइयां की। इन कार्रवाइयों के दौरान उनका सामना बड़नौर के थानेदार रुहिल्ला खान से हुआ। उधर राजकुमार भीम, जो महाराणा राज सिंह के बेटे थे, को उत्तरी गुजरात में छापामार गतिविधियां चलाने का आदेश मिला। उन्होंने गुजरात में गहराई तक जाकर बड़ा नगर पर हमला किया और 40,000 रुपए की लूट लेकर लौटे। अहमदनगर में उनकी कार्रवाई और भी बड़ी रही, जहां से वे 2 लाख रुपए वसूल कर लाए। राजकुमार जय सिंह को बसाड़ इलाके में तैनात किया गया। देबारी की सुरक्षा का जिम्मा राठौड़ गोपीनाथ और सोलंकी विक्रमादित्य को सौंपा गया। चुंडावतों के साथ पुरावत सबल सिंह को राजनगर की ओर लगाया गया। चिरावा की सुरक्षा की जिम्मेदारी झाला प्रताप सिंह को दी गई। इसी दौरान 3 जनवरी को औरंगजेब ने मंडलगढ़ छोड़कर देबारी की ओर कूच किया और अगले ही दिन देबारी पर हमला कर दिया। देबारी में जबरदस्त जंग हुई, जिसमें राठौड़ गौरी सिंह अपने कई सिपाहियों समेत वीरगति को प्राप्त हुए। मुगल फौज ने आखिरकार देबारी पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उदयपुर के आसपास के इलाकों को उजाड़ने की योजना बनाई। 6 जनवरी को शहजादा मोहम्मद आजम और खान जहां को उदयपुर पर चढ़ाई का आदेश दिया गया। इसी समय 2 वरिष्ठ मुगल अफसर रुहिल्ला खान और यकताज खान को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे इलाके के बड़े मंदिरों को तबाह कर दें। उदयपुर पहुंचते ही उन्होंने जगदीश मंदिर को घेर लिया, जिसकी रक्षा 20 राजपूत कर रहे थे। जैसे ही मुगल सिपाही मंदिर पर हमला करने पहुंचे, राजपूत एक एक करके बाहर निकले और बड़ी संख्या में मुगलों को मार गिराया। मुगल सिर्फ मंदिर की बाहरी दीवारों पर लगी कुछ मूर्तियों को नुकसान पहुंचा पाए। राजविलास ग्रंथ में उदयपुर चौकी की सुरक्षा के लिए रावत उदयभान और चौहान अमर सिंह की तैनाती का जिक्र है। उनकी बहादुरी से खुश होकर महाराणा राज सिंह ने उदयभान को 12 गांव इनाम में दे दिए। वहीं शहजादा अकबर और तहव्वर खान को राजनगर में भीषण जंग का सामना करना पड़ा, जिसमें कई राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद लूटपाट करते हुए शहजादा अकबर उदयपुर की ओर बढ़ा और एकलिंगजी मंदिर के दर्शन का इरादा किया, लेकिन राजपूतों के अचानक हमले की आशंका ने उसे चिरावा घाट से आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान झाला प्रताप सिंह ने जंग में मुगलों से छीन कर लाए 2 हाथी महाराणा राज सिंह को भेंट किए। भड़ेसर, जिला चित्तौड़ के बल्ला सरदारों ने घोड़ों का एक जत्था, हाथियों का झुंड और ऊंटों की कतार महाराणा राज सिंह को तब अर्पित की जब वे नैनवाड़ा में ठहरे हुए थे। 24 जनवरी को खुद औरंगजेब उदयपुर की ओर बढ़ा और उदय सागर झील के पास डेरा डाला, लेकिन उसी रात राजपूतों ने उसके डेरों पर एक साहसी और अचानक हमला कर दिया, जिससे मुगल पक्ष में अफरा तफरी मच गई। यह हमला मेवाड़ की संगठित छापामार नीति और अदम्य हिम्मत का प्रतीक बन गया। महाराणा राज सिंह का पीछा करने के लिए औरंगजेब ने हसन अली खान को 7,000 चुने हुए सिपाहियों के साथ रवाना किया,
लेकिन पहाड़ी इलाकों की मुश्किलों के कारण हसन अली रास्ता भटक गया और झाडोल की ओर चला गया, जिससे उसका संपर्क मुख्य मुगल फौज से टूट गया। औरंगजेब इस अनिश्चितता से बेचैन हो उठा। हालत यहां तक बिगड़ गई कि उसके लिए खबर लेने वाले भी अब राजपूतों के डर से टोह लेने नहीं जा रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद मीर शिहाबुद्दीन को भेजा गया, जो 2 दिन बाद हसन अली की स्थिति का पता लगाकर लौटा। राजविलास ग्रंथ के मुताबिक 22 जनवरी को नैनवाड़ा में हसन अली और मेवाड़ की सेना के बीच जंग हुई। इस युद्ध में सलूम्बर के रावत रतन सिंह, बेगू के रावत महा सिंह और परसोली के राव केसरी सिंह चौहान ने असाधारण वीरता प्रदर्शित की और हसन अली को पराजित कर दिया। राज प्रशस्ति के अनुसार इस युद्ध में दोनों ओर से लगभग 500 सैनिक मारे गए। हालांकि फारसी स्रोतों में यह दावा किया गया कि हसन अली ने जीत हासिल की और महाराणा राज सिंह को जगह छोड़नी पड़ी। इस बीच औरंगजेब उदयपुर में ठहरा और वहां उसने धार्मिक उन्माद के चलते 173 मंदिरों को ढाने का हुक्म दिया। यह साफ हो गया कि पहाड़ी इलाकों में सीधा सैन्य अभियान चलाना मुगलों के लिए बेहद नुकसानदायक और मुश्किल था। रसद की कमी, रास्तों की कठिनाई और राजपूतों के अचानक हमले इन अभियानों को लगभग नामुमकिन बना रहे थे। इस हालात को देखते हुए ज्यादातर मुगल सरदारों ने औरंगजेब से गुजारिश की कि शिविर चित्तौड़ के पास लगाया जाए, ताकि समतल इलाकों में राजपूतों का पीछा करना आसान हो सके। इसके बाद औरंगजेब 22 फरवरी को उदय सागर से चित्तौड़ की ओर बढ़ा और वहां पहुंचकर 63 मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया। लेकिन राजपूतों का विरोध कम नहीं हुआ। बनासी के शक्तावत गंगादास ने अचानक मुगल फौज पर हमला किया, जिससे कई सिपाही भाग खड़े हुए। उन्होंने 9 हाथी जब्त किए और बाद में उन्हें महाराणा राज सिंह को भेंट किए। मुगल विरोध को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब ने हसन अली और शहजादा अकबर को चित्तौड़ में तैनात किया, जो 6 मार्च को वहां पहुंचे। इन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और थककर औरंगजेब 6 मार्च को मेवाड़ से रवाना हुआ। 22 मार्च को वह अजमेर पहुंचा। तब तक उदयपुर घाटी लगभग पूरी तरह खाली हो चुकी थी। इसके बाद महाराणा राज सिंह ने रणनीतिक तौर पर सुलह की बातचीत का भ्रम फैलाया। पूर्व के थानेदार ने रिपोर्ट दी कि 9 अप्रैल को महाराणा राज सिंह ने नोलाई के नीलकंठ महाजन को बातचीत के प्रस्ताव के लिए भेजा। उनके साथ डोडिया महासिंह और माधो सिंह चौहान भी गए। कुल्ली खान ने मेवाड़ के नुमाइंदों गरीबदास और सबल सिंह से बातचीत की और सारी जानकारी औरंगजेब को भेजी गई। लेकिन 30 मई को औरंगजेब ने इन बातों को नामंजूर कर दिया। यह नामंजूरी मुगल नीति की कट्टर सोच को दिखाती है और यह भी कि राजपूतों की कूटनीति ने कितनी समझदारी से मोर्चा संतुलित रखा था। 1680 में मेवाड़ और मुगल सल्तनत के बीच टकराव लगातार तेज होता गया। राज प्रशस्ति के मुताबिक औरंगजेब ने सुलह के बदले मेवाड़ से 3 परगणे और 3 लाख रुपए हर्जाने की मांग की, जिसे महाराणा राज सिंह ने सख्ती से ठुकरा दिया। इसके बाद किसी भी तरह का समझौता मुमकिन नहीं रहा। महाराणा राज सिंह ने छापामार जंग की नीति को और तेज किया और अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांटकर रणनीतिक रूप से तैनात किया। राजसमंद, नीमच और मंदसौर में मालवा का सूबेदार राजपूत विरोध का दबाव नहीं झेल पाया, जिससे नाराज होकर औरंगजेब ने उसका ओहदा घटा दिया और 500 जात व 500 सवार कम कर दिए। इसी दौरान सिंघवी दयालदास और राजकुमार जयसिंह ने मालवा और आसपास के मुगल इलाकों में गहरी छापामारी की। दयालदास की कार्रवाई से मुगल अफसरों में डर फैल गया और एक के बाद एक कई मुगल सरदारों ने पहाड़ी इलाकों में मुहिम चलाने से इनकार कर दिया। उनकी दलील थी कि फौज डरी हुई और थकी हुई है। इसके बाद बड़नौर इलाके में महाराणा राज सिंह ने मेदतिया सनवालदास को भेजा, जिन्होंने वहां के थानेदार रुहिल्ला खान की मुगल टुकड़ी को हराकर बड़नौर किले की घेराबंदी कामयाबी से पूरी की। इसके बाद इंद्र सिंह को वहां का थानेदार बनाया गया। सनवालदास ने छापामारी जारी रखी और करेरा की पहाड़ियों में अपना ठिकाना बना लिया। मुगल फौज ने जवाबी कोशिश में सनवालदास के बेटों अमर सिंह और अर्जुन सिंह को अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन वे सिर्फ औपचारिक मुलाकात तक ही सीमित रहे।
इंद्र सिंह सनवाल दास के लगातार हमलों को रोकने में नाकाम रहा और आखिरकार 22 मई को बड़नोर छोड़ गया। इसके बाद किशनगढ़ के मानसिंह को वहां का थानेदार बनाया गया। पदशाह कुल्ली कुछ वक्त के लिए वहां रुका, लेकिन कोई खास असर नहीं डाल सका। सनवाल दास ने अपनी कार्रवाइयां जारी रखते हुए यहां तक कि अकबर के अजमेर से संपर्क वाले रास्ते को भी अस्थिर कर दिया। औरंगजेब लगातार मिल रही नाकामियों से परेशान होकर फौज के ढांचे में फेरबदल करने लगा। 27 मार्च को नीमच चौकी को सीधे शहजादा अकबर के अधीन कर दिया गया और 28 मार्च को मालवा के सूबेदार मुख्तार खान को हुक्म दिया गया कि वह अपनी फौज का एक हिस्सा लेकर अकबर से आ मिले। 3 अप्रैल को हसन अली को नीमच की ओर भेजा गया ताकि वह उस इलाके को उजाड़ सके। 4 अप्रैल को गरोठ की थानेदारी अब्दुल्ला खान को दी गई और रसद की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, लेकिन 16 अप्रैल को यह काम हसन अली खान को दे दिया गया। नीमच की थानेदारी सबल सिंह को और पूर की थानेदारी मेदतिया मोखम सिंह को दी गई। पूर पर 8 और 12 अप्रैल को हुए राजपूत हमलों से मोखम सिंह की स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई और उसने तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की। मंडलगढ़ के किलेदार रहमतुल्लाह ने रिपोर्ट दी कि वहां किले की मरम्मत का काम अचानक हुए राजपूत हमले के डर से अधूरा रह गया, क्योंकि मजदूर भाग गए। बेगों का थानेदार तो कभी पहुंचा ही नहीं। मंडल इलाका भी अस्थिर रहा। वहां कछवाहा हरनाथ, जो उस वक्त मंडल इलाके में मुगल प्रशासन की तरफ से तैनात था, ने बेगुनाह लोगों पर झूठे इल्जाम लगाकर जुल्म किए, जिससे 22 मई को बड़ी तादाद में लोगों ने गांव छोड़ दिया। इसी दौरान राजपूतों ने मालवा से आ रहे 10,000 बैलगाड़ियों वाले अनाज काफिले पर हमला कर उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद औरंगजेब ने 22 मई को सख्त हुक्म जारी किया कि रसद की आवाजाही पर नजर रखी जाए और कोसिथल के रास्ते का इस्तेमाल न किया जाए। मालवा के सूबेदार मोहम्मद अमीन खान को अहमदाबाद और मेवाड़ के बीच मोर्चा संभालने को कहा गया, लेकिन इस दौरान राजकुमार भीम ने फिर से बड़ा नगर और अहमदनगर में छापामारी की और बड़ी मात्रा में माल लूट कर लौटे। इन हमलों से अहमदाबाद में दहशत फैल गई। इसके बाद महाराणा राज सिंह ने उन्हें वापस बुला लिया। मुगल पक्ष में उथल पुथल जारी रही। राजकुमार जय सिंह ने अचानक चित्तौड़ में तैनात मुगल फौज पर हमला किया और भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे शहजादा अकबर की स्थिति अस्थिर हो गई। इसके बाद 16 जून को औरंगजेब ने मेवाड़ अभियान की नाकामी के लिए शहजादा अकबर को जिम्मेदार ठहराया और उसे मारवाड़ भेज दिया। उसकी जगह शहजादा आजम को अभियान की कमान दी गई। साथ ही कासिम खान और सुजात खान को चित्तौड़ में उसकी मदद के लिए तैनात किया गया। किशनगढ़ के मानसिंह राठौड़ को पूर का थानेदार बनाया गया। कुल्ली खान को जोधपुर भेजा गया और अकबर को मेड़ता में डेरा डालने का हुक्म दिया गया। हसन अली को 1 जुलाई को चित्तौड़ रवाना किया गया और वह 8 जुलाई को वहां पहुंचा। अब जंग का केंद्र पहाड़ी इलाके बन गए थे। औरंगजेब अजमेर से बैठकर पूरे अभियान पर नजर रख रहा था। उसकी चाल यह थी कि राजपूतों के पहाड़ी ठिकानों को 3 तरफ से घेर लिया जाए। शहजादा अकबर देसूरी से, शहजादा आजम देबारी से और शहजादा मुअज्जम राजसमंद से हमला करें। यह घेरा जंग के निर्णायक दौर की शुरुआत बन गया, जिसमें राजपूतों के छापामार जंग और मुगलों की थकी हुई फौजें एक निर्णायक टकराव की ओर बढ़ रही थीं। इसी दौरान 16 जुलाई को शहजादा अकबर सोजत पहुंचा और वहां से बड़े पैमाने पर रसद जुटाने की योजना बनाई। वह सोमेश्वर और सादड़ी जैसे अहम ठिकानों पर चौकियां बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने इसकी मंजूरी नहीं दी। औरंगजेब के दूसरे अफसर भी उसके हुक्म को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। कुली खान ने अकबर की योजना मानने से मना कर दिया और सादड़ी जाने से भी मना कर दिया, जबकि राजपूत लगातार उसी जगह से मुगल फौज को ललकार रहे थे। दूसरे ऊंचे मुगल सरदारों सुजात खान, सलाबत खान और मुख्तार खान ने भी सादड़ी की ओर बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच राजकुमार भीम पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में छापामार मुहिमों में लगे रहे। उनकी कार्रवाइयों से आम लोगों में डर का माहौल बन गया। 24 सितंबर को उन्होंने कुल्ली खान के खोड़ वाले डेरों पर हमला किया, जिससे मुगल प्रशासन बुरी तरह हिल गया।
महाराणा राज सिंह ने जंग की नीति के तहत सारे पहाड़ी दर्रे बंद करवा दिए, जिससे मुगल फौजों की रफ्तार रुक गई और इस तरह मुगल एक बार फिर महाराणा राज सिंह की फौज के सामने घुटने टेक दिए। इन सारी नाकामियों से औरंगजेब परेशान होकर दिन रात यही सोचने लगा कि महाराणा राज सिंह को कैसे हराया जाए, क्योंकि वह हर बार उनकी फौज को कुचलने की कोशिश करता और फिर खुद मुंह की खाता। लेकिन इससे पहले कि राजपूतों को कोई और स्थायी फायदा मिल पाता, 22 अक्टूबर को एक बड़ा झटका लगा। महाराणा राज सिंह का अचानक निधन हो गया। कुछ समकालीन लेखों में यह इल्जाम लगाया गया कि उन्हें जहर देकर मारा गया, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि उनका देहांत आम बीमारी या बुखार के कारण हुआ। इन घटनाओं के साथ ही मेवाड़ में एक युग का अंत हो गया और एक नई सियासी अस्थिरता की शुरुआत हुई। मेवाड़ की बागडोर अब एक नए दौर में जाने वाली थी, जहां उसे मुगल हमलों, अंदरूनी साजिशों और जनता के भरोसे के बीच संतुलन दोबारा कायम करना था। महाराणा राज सिंह वो नाम है जिनकी वजह से औरंगजेब जैसे शासक के भी पसीने छूट गए थे। जब बाकी सब डर के झुक रहे थे, तब वो अकेले डट गए, अपने धर्म, अपनी जमीन और अपने लोगों की इज्जत बचाने के लिए। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद औरंगजेब से कहा था, अगर तुझ में हिम्मत है तो पहले महाराणा राज सिंह से जजिया वसूल करके दिखा, फिर मुझसे लेना। ये बात बताती है कि उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में महाराणा राज सिंह की बहादुरी की चर्चा थी। वो इंसान जिसने तलवार से नहीं बल्कि हिम्मत से औरंगजेब की अकड़ तोड़ दी थी। अफसोस बस इतना है कि आज बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं, जबकि उन्होंने वो काम किया था जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। महाराणा राज सिंह ने दुनिया को दिखा दिया कि जजिया, जुल्म और डर के खिलाफ आवाज उठाना ही असली सनातनी हिम्मत थी, और वही उनकी सबसे बड़ी जीत बनी। और अगर यह कहानी आपको हिला दे तो आप छत्रपति राजा राम के पलायन की योजना देखें, चित्तौड़गढ़ की भीषण घेराबंदी की दास्तान जानें और गागराउंड की निर्णायक लड़ाई की ताकत महसूस करें। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।